हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इडोटेरिया चैनल पे। इडोटेरिया के करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल ही में इडोटेरिया के द्वारा करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021 बुक प्रकाशित की गई, जिसमें जनवरी से लेकर के जुलाई तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया। यह आपके पीसीएस के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी, बैंक, दरोगा जैसी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 16 प्रश्न का सेट दिया गया है, जिसमें 800 प्रश्न दिए गए हैं। इसी में से हमने 1, 2 और 3 सेट को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए ये चौथे प्रैक्टिस सेट की ओर आज बढ़ते हैं। चौथे प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई? तो वह राज्य है केरल। केरल राज्य सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य है केरल, तो केरल राज्य सरकार के द्वारा ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा यह मिशन आरंभ किया गया, जिसके तहत शिक्षित व्यक्ति है उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा और उनके कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि राज्य में जो है नौकरी की संभावनाओं का विकास हो सके। तो आप याद रखिएगा कि केरल राज्य सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई। हालांकि इसका उद्देश्य जो है वो प्रश्न में ही निहित है कि ज्ञानकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देना। तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री याद रखिए पिनराई विजयन है और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह असम राज्य में स्थित है। तो हाल ही में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। तो असम का यह 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो इससे पहले 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को घोषित किया गया था और 7वां जो बना है वह दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है। चूँकि यह राष्ट्रीय उद्यान बना है तो यह पूछा जा सकता है कि दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस चीज़ के लिए फेमस है, यानी किस पशु के लिए फेमस है? तो वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप याद रखिए कि दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। भूख, कुपोषण जैसी जो समस्याएं हैं उसको निपटने के लिए यह जो शुरुआत है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा शुरू की गई है। संतुलित आहार के गुणों के विषय में इसके माध्यम से जागरूकता भी प्रदान की जाएगी। वर्तमान में अगर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री देखें तो वह मनसुख मांडविया है, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पे भारत के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति हेतु फेसबुक के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत देश में पवन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को और एवं अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। भारत सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2030 तक भारत 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। यह इटली के बॉस्को वर्टिकल से प्रेरित है और उसी के आधार पर एक ऐसा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है जो कि पेड़ों, लताओं, झाड़ियों से सुसज्जित है। यानी कि इसकी बालकनी में, खिड़की में लताएं एवं पेड़े लगाए जा रहे हैं, ताकि जो घर पर ही हरियाली का एहसास दिलाए और जब प्रदूषण की समस्या और इसके निपटा जा सके। इसके लिए बेंगलुरु में जो है एक वर्टिकल टावर फॉरेस्ट बनाया गया है। यह 14 मंजिला इमारत है, जिसकी खिड़कियों पे और बालकनी में पेड़ पौधे और लताएं लगाई गई हैं, ताकि प्रकृति के पास वहाँ के लोग अपने आप को महसूस कर सकें। नाम याद रखिए, नाम है माना फॉरेस्टा। और ये कहाँ बनाया जा रहा है यह बिल्डिंग? तो यह बेंगलुरु में बनाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं।
बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो यहाँ पे आप एक समझ लीजिए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इंदिरा गांधी जो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने 24 जनवरी को ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, तो इसलिए 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो उसी दिन पंख अभियान की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है, ताकि महिलाओं को और बालिकाओं को सशक्त किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक और अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। आप याद रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना एवं पंख अभियान दोनों ही महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2021 में मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो उसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। लोगों में जल के संरक्षण के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था वैल्यूइंग वाटर। हिंदी में इसका थीम होगा पानी का महत्व। प्रकृति की अमूल्य धरोहर है हमारा जल और उस धरोहर को बनाए रखने के लिए जो है प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। यूँ तो हम मंगल पे पानी ढूंढ रहे हैं, जल ढूंढ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर जो जल है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। यही हमारा प्राकृतिक इंसान है, मानव है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो नो द एंटी नेशनल्स के जो लेखक है वह है R.S.N. सिंह। R.S.N. सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नो द एंटी नेशनल्स। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला स्की पार्क जो है वह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थापित किया जाएगा। तो शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन जो स्थल है कुफरी, वहाँ पे यह देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि यह देश का पहला स्की पार्क है, तो ऐसे में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के संरक्षण के लिए, डेल्टा संरक्षण के लिए, जल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत तथा जापान दोनों ही देशों ने जल संसाधन के संरक्षण के लिए यह समझौता किया है। वर्तमान में यदि जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है, ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आप जानते होंगे कि किरण बेदी का नाम आपने सुना होगा कि भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं, वह किरण बेदी हैं और यह पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी को और इन्हें बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई? तो वह महासागर है हिंद महासागर। आप जानते होंगे कि विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, तो वह है हिंद महासागर। हिंद महासागर विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी पर कुल जो महासागरीय जल है उसके क्षेत्रफल के 20% के बराबर है। ये तो हुआ हिंद महासागर के विषय में जानकारी। अब यह क्या होता है जीनोम मैपिंग और ये क्यों शुरू किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के द्वारा जो समुद्री जो सूक्ष्म जीव है उसके जीनोम के मानचित्रण के लिए, उनके सैंपल को इकट्ठा करने के लिए यह जीनोम मैपिंग शुरू की गई है। तो कहाँ शुरू की गई है? हिंद महासागर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वनधन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो हाल ही में वनधन योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, जो कि
आदिवासियों की आजीविका हेतु था। तो आदिवासियों की आजीविका हेतु वन धन योजना शुरू की गई और इसमें मॉडल राज्य के रूप में मणिपुर को घोषित किया गया। मणिपुर के वर्तमान जो सीएम है वो वीरेंद्र सिंह है। तो आदिवासियों के जो वन आधारित जो उत्पाद है उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई ये योजना थी। इसमें जो है वन आधारित केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत जो आदिवासी हैं वो अपने वस्तुओं को वहाँ पे बेच सकेंगे। तो इसमें मॉडल राज्य के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो मणिपुर को घोषित किया गया है। हाल ही में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स की सेट में कि मणिपुर हाल ही में जो है रेलवे मैप पर शामिल हो गया है, तो यह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो वह ऐप है मेरा राशन। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, उसकी प्रणाली में सुधार के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा राशन। इस ऐप के माध्यम से जो भी लाभार्थी हैं वो निकट उचित मूल्य की दुकान की पहचान कर सकेंगे। तो यह कौन सा ऐप है, तो उसका नाम है मेरा राशन, जो कि केंद्र सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा जो स्कीम शुरू की है, आप जानते होंगे कि खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 से चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो बीपीएल परिवार हैं उनको 1 रुपये में मोटे अनाज, 2 रुपये में गेहूं और 3 रुपये प्रति केजी चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ। पहला भी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और कर्नाटक अपना पहला रैंक बरकरार रखते हुए दूसरी बार भी कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। तो यह इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह केंद्र सरकार को नई योजनाओं के निर्माण के लिए जो है सहायता प्रदान करता है। अब इस सूचकांक की बात करें तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान कर्नाटक को, वहीं दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। अगर इस सूचकांक में सबसे लास्ट प्रदर्शन की बात करें तो सबसे अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ। यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के में अगर देखें तो नई दिल्ली को प्रथम स्थान, वहीं लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो देश के सबसे 112 प्रदूषित स्थलों की सूची निकाली गई जहां पर विषैले और खतरनाक पदार्थों से प्रदूषण की समस्याएं देखी जाती है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित स्थल है वह उड़ीसा के हैं, जिसमें कि 23 स्थल उड़ीसा के हैं जो कि 112 में से हैं। वहीं दूसरे स्थान पर यूपी रहा जहाँ 21 ऐसे स्थल है जो बेहद खतरनाक है। तो हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिस रिपोर्ट में 112 सबसे प्रदूषित स्थलों को चुना गया और इसमें सबसे पहला स्थान उड़ीसा को मिला जहां 23 सबसे प्रदूषित स्थल है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वह नवीन पटनायक है। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में ही 3 महोत्सव हाल ही में आयोजित किए गए, जिसमें एक था काला नमक चावल महोत्सव, दूसरा स्ट्रॉबेरी महोत्सव और तीसरा था गुड़ महोत्सव। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव जो है वह सिद्धार्थनगर जिला में मनाया गया। तो काला नमक चावल जो है वह सिद्धार्थ नगर में मनाया गया काला नमक चावल महोत्सव। लखनऊ में गुड़ महोत्सव और झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल और लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। ये तीनों ही महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में भारत एवं फ्रांस के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, उसके महानिदेशक के रूप में हाल ही में अजय माथुर जी को चुना गया है। आप याद रखिएगा, अजय माथुर किसके महानिदेशक बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं अजय माथुर।
अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल जो है वह पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है। तो नाम याद रखिए, भाविना पटेल। एक है भवानी देवी, तो भवानी देवी का संबंध जो है वो फेंसिंग से है, और वहीं भाविना पटेल का जो संबंध है वो पैरा टेबल टेनिस से है। पैरा हाई जंपर का संबंध जो है मरियप्पन थंगावेलु जी से है। मरियप्पन थंगावेलु भारत के प्रसिद्ध पैरा हाई जंपर हैं, और भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वह तेलंगाना में लगाया जा रहा है, जिसकी जो क्षमता है वह 100 मेगावाट होगी। तो आप देख रहे होंगे कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वह तेलंगाना में लगाया जा रहा है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना जो है, फ्लोटिंग सौर परियोजना है, वह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर लगाया गया था, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट थी। तो वो है सौर परियोजना, और जब सोलर प्लांट पूछा जाएगा तो आपको तेलंगाना उत्तर देना है। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो किसान कल्याण मिशन जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई, जिसमें नई तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं के विषय में किसानों को जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान इसका बेहतर लाभ प्राप्त कर सके और उनकी आय में वृद्धि हो जाए। तो किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में जो है आप जानते होंगे महर्षि परशुराम, उनके याद में जो है परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में पेमा खांडू जी हैं। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये चूँकि अब कैबिनेट में बदलाव हो गया है, तो ये प्रश्न अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो मंत्रालय पूछा जा सकता है कि वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन उस समय जो तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे उनके द्वारा किया गया था। तो यह जो परियोजना शुरू की गई थी तो वह 21 राज्य एवं जो यूटी है उसमें शुरू की गई थी। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह प्रयास किया गया था। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप याद रखिए कि यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो फ्रूट केक आंदोलन हाल ही में किस राज्य में चर्चा रहा तो वह महाराष्ट्र में रहा। तो महाराष्ट्र में जो फल उत्पादक थे उनके द्वारा फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। चूँकि प्रति जो बर्थडे या कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो उसमें जो केक मंगाया जाता है वो बेकरी से मंगाया जाता है। तो बेकरी से बनाए गए केक की जगह फल का केक यूज करने के लिए वहाँ के जो फल उत्पादक थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया, ताकि राज्य में फ्रूट केक को बढ़ावा दिया जा सके। तो यह किस राज्य सरकार में शुरू किया गया? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में यह फल उत्पादक किसानों के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो हाल ही में यह घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। व्यावसायिक रूप से भांग की खेती करने के लिए जो यदि चिकित्सा में यूज किया जा सके उतना ही भांग की खेती करने की अनुमति देने की घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो हाल ही में रूस ने यह बनाया है। तो रूस में पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा। अब जानते होंगे कि बैकाल झील जो रूस में है उसके झील के अंदर जो है जो इस प्रकार का टेलीस्कोप स्थापित किया गया है
जो धरती के अंदर एवं अंतरिक्ष दोनों जगह नज़र रखेगा और न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो रूस के बैकाल झील में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जो तजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में यह हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ये ओरल वैक्सीन क्या होता है दोस्तों, कि अभी तक जो वैक्सीन लगाई जा रही थी वो इंजेक्शन के रूप में लगाई जा रही थी, ये कैप्सूल के रूप में निर्मित की गई है, जिसे वैज्ञानिकों ने घोषणा किया है कि आप एक ही बार एक कैप्सूल खा लीजिए, फिर आपको वैक्सीन लेने, वो वैक्सीन के समान ही अंदर जाकर एंटीबॉडी विकसित करेगा और आपको कोरोना मुक्त कर देगा। तो ऐसे में यह किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय कंपनी बायोटेक और अमेरिका की कंपनी जो है ओरमेड फार्मासिस्ट के द्वारा एक कैप्सूल वैक्सीन विकसित की गई है। तो किस कंपनी के साथ मिलकर? तो अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर एक ओरल वैक्सीन बनाया गया है, जो एक कैप्सूल के रूप में है। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? काफ़ी रोचक तथ्य है दोस्तों कि साइलेंट किलर के नाम से जाने जाने वाला INS करंज, जिसे मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया है। यह भारत का सबसे घातक और आक्रामक एवं अदृश्य एक INS है, यानी कि पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आक्रामक इसलिए कि यह दुश्मन के पास से जाकर के उस पर हमला कर सकता है। अदृश्य इसलिए क्योंकि यह छोटा है, जिससे कि यह दुश्मन के पकड़ में नहीं आता है। तो भारतीय नौसेना में साइलेंट किलर के नाम से जाने जाने वाले INS करंज को मुंबई डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो शाहीन 1A मिसाइल का परीक्षण हाल ही में पाकिस्तान ने किया है। शाहीन 1 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर है और इसे पाकिस्तान में जो है विकसित किया गया है, और यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज हाल ही में की गई है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में की गई है। पदार्थ की 5वीं अवस्था के विषय में आप जानते होंगे दोस्तों कि पदार्थ की 5वीं अवस्था हिग्स बोसॉन है, जिसे गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में की गई है। 5वीं अवस्था के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने 1920 में ही दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एससीओ सदस्य द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एससीओ सदस्यों के द्वारा पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। एससीओ के जो 8 सदस्य देश हैं, उनके द्वारा 2021 में पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज किया जाएगा और वह पाकिस्तान में किया जाएगा। एससीओ के विषय में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। एससीओ में कुल 8 सदस्य देश हैं, जिनके नाम हैं तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, भारत एवं पाकिस्तान। ये कुल 8 सदस्य देश हैं जो एससीओ के हैं। एससीओ की बैठक 2021 में तजाकिस्तान में और वहीं 2022 में उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो किसे सरस्वती सम्मान 2020 दिया जाएगा? तो उसे दिया जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा।
इससे कई चीज़ें स्पष्ट होती है दोस्तों कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वह किस भाषा के लिए दिया गया, तो मराठी भाषा के लिए दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया, तो शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो 2020 में यह 30वां सरस्वती सम्मान था जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। वर्ष 1991 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, आप याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो 10 वर्षों के अंदर कोई भी बुक प्रकाशित की गई है, उनके उस आधार पर उस बुक के राइटर को यह सम्मान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। IUCN ने किसे संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट सूची में शामिल किया है, तो IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है, तो उसे शामिल किया है अफ्रीकी हाथी को। IUCN के विषय में जानते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है, और IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। चूँकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ईस्वी तो नहीं पूछेगा दोस्तों, इसका मुख्यालय जरूर पूछेगा। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है, आप इसे याद रखिएगा। IUCN के द्वारा 3 सूचियाँ जारी किया जाता है, एक विलुप्त प्रजातियों की सूची, एक संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची और एक खतरे से बाहर। तो यहाँ पे संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल किया है अफ्रीकी हाथी को। प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो भारतीय महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा को जून 2021 में जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि शेफाली वर्मा की एज मात्र 15 वर्ष है। यह भारत की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में भाग लिया, और विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने अर्धशतक लगाया है, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक। तो इन मात्र 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अर्धशतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर जी ने 16 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय जो अर्धशतक लगाया था, और इन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाया है, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रही थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो यह सूचकांक हाल ही में जो जारी किया गया है उसमें जो है इराक सबसे पहले स्थान पर है, वही अमेरिका दूसरे स्थान पर, और सऊदी अरब तीसरे स्थान पर, UAE 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है, तो वह बना है अमेरिका, जबकि पहले स्थान पर इराक है। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और भारत सबसे ज़्यादा तेल इराक से खरीदता है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा तेल है वो अमेरिका से खरीदता है। अमेरिका के द्वारा जब ईरान पर सैंक्शन लगाया गया था, और अमेरिका ने भारत को ऑफर दिया था कि वह अमेरिका से तेल खरीदे, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से तेल खरीद को बढ़ा दिया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है, तो 2021-22 का बजट जो है दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इस बार का जो बजट पेश किया गया वह देशभक्ति बजट कहा जाएगा। चूँकि यह 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग इस वर्ष मना रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट को देशभक्ति बजट जो है दिल्ली की सरकार ने कहा है। और दिल्ली की सरकार ने 2047 तक जो दिल्ली की स्थिति है वह सिंगापुर के स्तर तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वह तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया। पिछले सेट में मैंने आपको बताया था कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जो बेस्ट एक्टर थे वो अक्षय कुमार थे, बेस्ट एक्ट्रेस थी वो दीपिका पादुकोण थी, और इस बार जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सा है, तो तानाजी द अनसंग वॉरियर है, जिसमें जो मुख्य नायक है वह अजय देवगन है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में
पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ध्यान रखिए, सत्य पूछा जा रहा है। किसके विषय में? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के विषय में। वो लोकसभा में 8 बार सांसद बने, बिल्कुल सही। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी हैं, रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उपयुक्त सभी कथन जो है उनके विषय में सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो आईएमएफ द्वारा जारी हाल ही में आंकड़ा, जिसके अनुसार भारत जो 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार पार कर चुका है और विश्व में भारत का स्थान चौथा है। चूँकि ये आंकड़ा जून का पूछा जा रहा है, तो भारत का स्थान चौथा है इसमें। तो किसके द्वारा जारी किया गया आंकड़ा? तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 42वां प्रश्न, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जय शाह जी को। जय शाह जी एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष हाल ही में चुने गए। उनकी उम्र सभी जो अध्यक्ष थे उनमें सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब जानते होंगे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री, ये तीन जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। तो इस बार जो है कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसे पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया था। तो इस बार कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन 7 लोगों में 2 लोगों का आप नाम जरूर याद रखिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि इसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी थे 7 लोगों में, और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी भी थे, जो कि संगीत से संबंधित है, गायन से संबंधित है। तो 7 लोगों को इस वर्ष दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है 26 जनवरी के अवसर पर यह प्रदान किया गया। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला, अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वर, जो है इसरो ने नासा के साथ मिलकर विकसित करने का निर्णय लिया है। नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला है, जो कि पृथ्वी पर निगरानी रखने के लिए यह विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा के वैज्ञानिक ने हाल ही में इसकी खोज की है। तो कनाडा के टोरंटो के जो रसायनविद, जिनका नाम था बारबरा शेरवुड लोलर, नाम याद रखिए, बारबरा शेरवुड लोलर, उन्होंने ही कनाडा के एक खान से एक तरल पदार्थ की खोज की। जब उसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि यह 160 करोड़ वर्ष पुराना पानी है। लोग इसे मरा हुआ जानवर या मूत्र समझ रहे थे, लेकिन जब इसका विश्लेषण किया गया तो पता चला कि यह दुनिया का सबसे पुराना पानी है, जो कि 160 करोड़ वर्ष पुराना है। इसकी खोज की बारबरा शेरवुड लोलर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये अपनी तरीका का एक नया पहल है, जो कि कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जब यह पोर्टल लॉन्च किया गया था तब उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा थे। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई जी हैं। राज्य में सभी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि पर विवरण प्रदान करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। नाम है आकांक्षा पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? संस्था है ईवाई, जिसके द्वारा हाल ही में अक्षय ऊर्जा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में पहला स्थान यूएसए को, दूसरा स्थान जो है वह चीन को, वहीं तीसरा स्थान जो है वह इंडिया को प्राप्त, अर्थात भारत को प्राप्त हुआ। तो भारत का इसमें स्थान पूछा जा रहा है, तो भारत का स्थान तीसरा रहा। यदि प्रथम स्थान पूछा जाता तो उत्तर होता यूएसए। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट जो नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए श्वास
और अरोग ऋण योजना की शुरुआत की है। आप जानते होंगे कि एमएसएमई के विकास के लिए 1990 ईस्वी में सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी क्या है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का एक ऐसा बैंक जो है वो सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो सिडबी ने ही कोरोना महामारी में जो एमएसएमई कमज़ोर हो रहे थे, एमएसएमई घाटे में जा रही थी, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके सहयोग के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य नामक ऋण योजना शुरू की, ताकि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके। चूँकि एमएसएमई भारत का एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जो रोज़गार प्रदान करता है, वहीं भारत के निर्यात में भी एमएसएमई का योगदान अधिक है। तो इसके ऐसे में कोरोना में देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए एमएसएमई को मजबूती प्रदान करना अति आवश्यक था। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में लगाया गया। तो कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी और भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश किया गया तो उसमें रिकवरी का अनुमान लगाया गया कि वह भी आकार की रिकवरी होगी। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले गिरी, अब वह ऊपर उठेगी, तो यह भी आकार की रिकवरी होगी। अन्य आकार जो यू आकार, सी आकार, डब्ल्यू आकार ऐसे नहीं होगी, बल्कि पहले सडनली डाउन हो गई थी, अब वह इंक्रीज होगी रेगुलर, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है। तो यह माइंड विदाउट फियर जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के जो धारणा है उस पर आधारित है। ए माइंड विदाउट फियर, जो कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित थी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था, और इस वर्ष का जो आर्थिक समीक्षा है वो कोविड योद्धाओं को समर्पित था। तो आप याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में आप जानते होंगे कि उन्हें गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी, और भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इडुटेरिया के द्वारा जो पहले हिंदी मीडियम माध्यम में उपलब्ध कराया जा रहा था करंट अफेयर्स, वहीं अब पहली बार इंग्लिश माध्यम में भी करंट अफेयर्स अवेलेबल कराया गया है। और यह हाफ ईयरली है, जिसमें 1 जनवरी से लेकर के 1 अगस्त तक की सभी घटनाओं को समाहित किया गया है। इसमें जो टोक्यो ओलंपिक है उसके भी महत्वपूर्ण चीज़ों को दिया गया है। इसमें भी 16 प्रैक्टिस सेट है जो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल कराए गए हैं, जो इसमें 800 क्वेश्चन दिए गए हैं। और यह जो बुक है आपके पास के दुकानों और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे अवेलेबल है, जहां से इसे आप परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स का यह चौथा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों का इडुटेरिया से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।